मित्रों आओ आज रात हवेली पर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इकोनॉमी के अपडेट्स इंक्लूडिंग लेटेस्ट बजट, इकोनॉमिक सर्वे और अक्टूबर से लेकर अब तक जो कुछ चल रहा है उसके लिए मैं एक फ्री सीरीज़ चला रहा हूँ, Win21 सीरीज़। पिछले मंगलवार को हमने उसके पहले फ्री लेक्चर में इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट देख लिया था। आज रात 9 बजे फिर मंगलवार है और उसका सेकंड लेक्चर में कंटिन्यूएशन में कर रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई, ये सब में नए क्या डेवलपमेंट आए, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसका फ्री रिवीजन हैंडआउट मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट mrunal.org/डाउनलोड पे अपलोड कर लिया है, आप उसको डाउनलोड करें। और रात 9 बजे उसकी लाइव लेक्चर होने वाली है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। खैर अभी मेन मुद्दे पर आते हैं कि 23 फरवरी मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1, एथिक्स पेपर 4 में एक सोचने का मसला है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोप्राइटी, हितों का टकराव और औचित्यपूर्ण व्यवहार। पता चला कि बीजेपी के भूतपूर्व मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के राज्य कक्षा के मंत्री जयंत सिन्हा, जो कि अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस, संसदीय स्थायी समिति वित्तीय मामलों पर, उसके चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने एक टाइगर मीडिया कंपनी के साथ कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आपको बिज़नेस कैसे ग्रो करना है उसकी मैं सब आपको कंसल्टेंसी एडवाइस टिप्स दूंगा, और साथ ही साथ आपको बैंकों से, बाज़ार से लोन में पैसा लेना है तो वो भी आप कैसे सस्ते में हासिल कर सके उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, और उसके बदले आपने मुझे कंसल्टेंसी फ़ीस के रूप में इतने लाख रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। और जयंत सिन्हा का ये कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि मैंने तो सब कुछ डिस्क्लोज़ किया है और मैं तो इस पर जीएसटी भी लेके सरकार में बनने वाला हूँ, तो कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, सब कुछ पारदर्शिता से ही तो हो रहा है। हालांकि इसके सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या विरोध क्या चल रहा है कि जो व्यक्ति पहले मिनिस्टर रह चुका है और अभी पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन भी है, वो अगर ऐसी कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ जुड़ जाता है तो उनको अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है, या फिर कि वो उन्हें कुछ अंदर की ऐसी सरकारी खबर बता दे ताकि ये कंपनी को जल्दी जल्दी बिजनेस ग्रो करने में मदद मिले। हो सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए कहीं से प्रपोजल आए, और ऐसे केस जहाँ पर सरकार की अनुमति लेनी हो, लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन भी हमारे साथ हैं, रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ऑफिसर्स उसकी फ़ाइल को जल्दी जल्दी क्लियर करवा दे, बैंकों के अंदर अपनी रसूख का इस्तेमाल करके सस्ते में लोन दिलवा दें, भले शायद प्रोजेक्ट इतना वायबल ना हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चिंता के विषय हो सकते हैं। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने भी कहा था। क्रोनी कैपिटलिज्म यानी पक्षपाती पूंजीवाद एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब कुछ बार ये पाया जाए कि मिनिस्टर किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर पास करवा दे और फिर उसी मिनिस्टर या उसके बीवी बच्चों को वही कंपनी वाले कंसल्टेंट के रूप में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में लाखों रुपए की नौकरी पर बाद में हायर कर ले। खैर अभी ये इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है तो ऐसे सब कॉलम चलते रहेंगे, बट कुल मिलाकर उसका जिस्ट क्या निकलेगा, तो ये जो मैंने आपको बताया वही निकलेगा। पेज 1 पे दूसरे पर्सन इन न्यूज़ मोहन देलकर, जो कि दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने आत्महत्या की और अपने सुसाइड नोट में कुछ लिखा है कि ये लोग और ये बड़े पॉलिटिशियन ने, उनके चलते मैं ये आत्महत्या कर रहा हूँ। तो अभी आगे उनकी सब श्रद्धांजलि कॉलम चल सकती है, कुछ ऐसे कॉलम चल सकते हैं जहाँ पर डिप्रेशन, सुसाइड वगैरह की बात हो, तो वो जब आएगा तो एथिक्स पेपर 4 के लिए देखेंगे। पेज 1 पर तीसरे समाचार है बॉन्ड यील्ड के बारे में, वो तो वापस इकोनॉमी वाले पेज 13 पर भी होंगे तो तब देखेंगे। बाकी तो बस वही सब कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस तू तुम्हें में चल रही है, आगे बढ़ो। पेज 2, 2019 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में केंद्र सरकार ने कुछ सुधार किए थे, जिसकी मदद से वो जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उनका टेन्योर मतलब कार्यकाल कितना होगा, उनकी सैलरी कितनी होगी, इस बारे में सरकार ने कुछ चेंजेस किए। तो क्रिटिक्स का कहना है कि उसमें इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, निष्पक्षता चली जाएगी, वो सरकार का गुलाम हो जाएगा कि मेरी नौकरी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा कि नहीं, एक्सटेंड होगा कि नहीं, मेरी सैलरी का क्या होगा। तो उसकी सब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई थी, सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, या फिर जो जवाब दिया वो ठीक से नहीं दिया। ऐसी जो पूरी कॉमेंट्री चल रही है मित्रों, काम की नहीं। जब फाइनल उसका कुछ वर्डिक्ट आए तब देखेंगे। तो पेज 2 पर ये आरटीआई के ऐसे समाचार थे। पेज 3, 4, 5, 6 पे कुछ काम का नहीं। पेज 6 पर दादरा नगर हवेली के एमपी मोहन देलकर की आत्महत्या की समाचार।
ओडिशा में 22 साल पहले एक गैंगरेप हुआ था और उसके बाद कुछ आरोप लगे थे, तो उस ज़माने के सीएम ने भी रिज़ाइन करना पड़ा था। उसका आरोपी अब पकड़ा गया। सादिक जमाल एनकाउंटर केस में कुछ आरोपियों को पकड़ा या रिलीज़ कर दिया। कांग्रेस के एक नेता को 1 साल की जेल हुई। भाई ये सब कुछ इस टाइप की खबरें एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। आगे बढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो पता चला एक एक्टिविस्ट वरवरा राव, जो कि वो एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव केस में उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में पकड़ा गया था और पहले भी वो सब कम्युनिस्ट टाइप के चीज़ों में कंट्रोवर्सी में रहे थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल दे दी है, जमानत। उसका कारण दिया कि आर्टिकल 21 में लिखा है लाइफ और लिबर्टी, तो उसमें लाइफ और लिबर्टी का एक कंपोनेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट। और ये अंडर ट्रायल व्यक्ति, मतलब जिस पर अभी आरोप साबित नहीं हुआ, जेल में ही बंद है पर, तो उसे भी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन ये जेल के अंदर ये व्यक्ति को जो भी अलग अलग बीमारियां होंगी उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो सकती, ऐसे सोफिस्टिकेटेड साधन नहीं है, इसलिए इसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना ज़रूरी, तो इसको बेल दिया जाता है। अब सामान्य रूप से जिसको बेल मिलती है उस व्यक्ति ने नियमित रूप से नज़दीकी पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होती है। लेकिन ये वरवरा राव की तो उम्र ही 80 साल से ज़्यादा है और उसको तो बहुत ज़्यादा बीमारी है, तो वो 15-15 दिन पर चल के तो हाजिरी लगा नहीं सकते। तो कोर्ट ने ये भी अनुमति दी कि रूबरू पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल से भी हर 15 दिन पर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का जो भी इंचार्ज हो उसको आप हाजिरी दे दो तो वो भी चलेगा। तो अंडर ट्रायल आरोपियों के राइट्स और एथिक्स पेपर 4 में बुजुर्ग टाइप के अंडर ट्रायल व्यक्तियों के प्रति थोड़ी कंपैशन, अनुकंपा में सोचने लिखने की मुद्दे। इंटरनेशनल रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी की सागर विजन, सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारे ये साउथ एशिया, इंडियन ओशन का ये जो पूरा क्षेत्र है वहाँ सबके लिए सुरक्षा और वृद्धि। तो उसके लिए मॉरिशस के साथ हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ समय पहले साइन किया था। अभी उसके बाद भारत सरकार मॉरिशस सरकार को $100 मिलियन की लोन दे रही है, लेकिन उसमें शर्त है कि वो $100 मिलियन से आपने भारत के ही डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने होंगे। तो एक प्रकार से हमारे सब डिफेंस को हम वहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और उसके अलावा मालदीव्स में UTF नेवल बेस बन रहा है, जो हमने कल देखा। और ये वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम पर ये अपने सभी पड़ोसी देशों को हम लोग कोरोना वैक्सीन भेज रहे हैं। तो सब सोचने लिखने के मुद्दे। आगे बढ़ते हैं। पेज 8 कॉलम्स। लेफ्ट साइड के 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम में एक तो है कि डिसइन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी कंपनियों के हम देखें कितना कैपिटल और कितना शेयर मार्केट में प्राइस चल रहा है और सामने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को देखें तो सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन बहुत ख़राब है वगैरह वगैरह। खैर इसमें लेकिन वो सब जान के और बुद्धिजीविता हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन मेंस पेपर में 250 वर्ड्स में लिखने बैठो तो इससे आगे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, तो ये काम का नहीं। आगे बढ़ो। सेकंड स्मॉल कॉलम इज़ अबाउट नीति आयोग की ड्राफ्ट पॉलिसी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जिसके बारे में 3 दिन पहले हमने पढ़ लिया था। नया उसमें कुछ ही नहीं, उसी को रिपीट कर रहा है। आगे बढ़ो। तीसरा कॉलम है फेडरल, नादाल और नोवाक जोकोविक में बेस्ट प्लेयर कौन है, ऐसी एक स्पोर्ट्स की कॉलम आप पढ़ सकते हैं सीसेट पेपर 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए। बड़े कॉलम में आशुतोष वार्ष्णी, लेकिन उसमें जो घूम फिर के बातें की है वो प्रताप बानू मेहता टाइप की सब बातें चल रही कि भारत में डेमोक्रेसी तो है लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच न हो और इंटॉलरेंस बढ़ रहा हो तो वो सब खतरे हैं वगैरह वगैरह करके कुल मिला के जितना भी लिखा है समझिए कि सब नेगेटिव टोन में, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत काम का नहीं। आगे बढ़ो। फिर एक बड़ा कॉलम विभूति नारायण राय, तो वो कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ एक गांव में गए जहां पर हिंदू मुस्लिम तनाव चल रहा था और उसमें क्या क्या हो रहा है उसकी पर एग्ज़ाम के लिए कुछ जम नहीं रहा है। आगे बढ़ो। पेज 9 सी राजा मोहन, उनकी लंबी कॉलम है लेकिन कुल मिला के जो बोलना हो तो 2-3 लाइन में समराइज इतना ही होता है। ताइवान जो कहता है कि हम अलग हैं, चीन से अलग देश हैं, लेकिन चीन कहता है नहीं ये हमारा हिस्सा है। और कुछ समय पहले याद करो चीन ने अपने बड़े बॉम्बर प्लेन, फाइटर प्लेन भी ताइवान की एयर स्पेस में भेजे थे और सामने ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका ने भी अपने वॉरशिप भेज दिए थे, तो तनाव चल रहा था। इस पर राजा मोहन का ये कहना है कि चीन चाहे तो अपनी मिलिट्री भेज के चुटकी बजा के एक दिन में ताइवान को ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि ताइवान में ये सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई है और चीन और अमेरिका दोनों के ही जितनी कंप्यूटर इंडस्ट्री उसको और मिलिट्री इंडस्ट्री उन सबको सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करता है ताइवान। तो अचानक से वहाँ पर कुछ युद्ध किया जाए, ऐसी कोई फैक्ट्री तबाह हो जाए,
सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसा न तो चाइना चाहता है न ही अमेरिका चाहता है। इसलिए ताइवान जो अपनी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता बना के रखा है, उसका क्या कारण है? उसकी सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री। भारत ने इसमें क्या करना चाहिए? भारत सरकार चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानती है, यानी चीन जो कहता है कि ये तिब्बत ताइवान ये सब हमारे हिस्से, तो भारत सरकार कहती है आपके हिस्से। लेकिन इसके चलते भारत सरकार ताइवान के साथ बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने से बचती है कि चीन नाराज़ नहीं हो जाए, क्योंकि कुछ भी करने का था लेकिन शी जिनपिंग का ईगो हर्ट नहीं करने का था वगैरह वगैरह। तो राजा मोहन का कहना है कि ये जो असेंबल इन इंडिया के नाम पे हम चाहते हैं कि आईफोन और दूसरी सब बड़े मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत में बने, तो हमने ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि वो सब चिप्स हमको मिलेगी, या उनका फैक्ट्री शिफ्ट होकर भारत में आए तो ही हमारा असेंबल इन इंडिया और बेहतर हो सकता है। पेज 9 पर दूसरा कॉलम है एम वीरप्पा मोइली, जो कांग्रेस के नेता। पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर पूरी पॉलिटिकल कमेंट्री काम की नहीं। तीसरी कॉलम है जयंत रॉय और अदिति नायर की 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया। भाई उसने जो किया वो पिछले साल की Win20 सीरीज़ में मैं पढ़ा चुका हूँ, और अभी उसका रिपोर्ट नंबर 2 आया है, उसमें भी कुल मिलाकर घूम फिर के उसी टाइप की बातें रिपीट हो रही है। अभी इसमें ये आंकड़े जोड़ जोड़ के 500 वर्ड के कॉलम लिखने बैठे सब लोग, तो काम धंधा छोड़ के हम वापस पढ़ने नहीं बैठेंगे। जो काम की चीज़ है वो Win21 सीरीज़ में हम पढ़ेंगे, 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट नंबर 2। पेज नंबर 10 पे चलें। बाकी पेज 10 पर वही सब पुडुचेरी वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल कमेंट्री काम की नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्य सरकारों ने अपने बजट पेश किए। सिवाय कि आप उनकी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें देखना चाहिए कौन सी योजनाएं और कितना फिजल डेफिसिट और टैक्स रेवेन्यू के क्या प्रोजेक्शन वगैरह। बाकी नेशनल लेवल एग्जाम के लिए काम के नहीं, आगे बढ़ो। कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, जहाँ पर मालगाड़ी ऐसी रेलवे ट्रेन जो सामान लेकर जाए, उसका ईस्टर्न और वेस्टर्न रूट डेवलप हो रहे हैं। उसमें एक नया प्रपोजल आया, रोल ऑन रोल ऑफ ट्रक रेल सर्विस। मतलब ऐसे ट्रक जिसमें पहले से सब कार्गो का सामान लोड किया गया हो, और ऐसा पूरा ट्रक ही ट्रेन के डिब्बे पे चढ़ा दिया जाए और वो ट्रेन उसको डेस्टिनेशन पे ले जाए, और फिर वहाँ उस ट्रक को उतारा जाए, और फिर उसने जो 20-30 किलोमीटर और जाना हो किसी फैक्ट्री में या मार्केट में पहुँच जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? हाईवे पर जो ट्रैफिक कंजेशन, रोड एक्सीडेंट, पॉल्यूशन होता है उतना कम हो पाए, और ये सारे ट्रक्स अपने डेस्टिनेशन पर पहले से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से पहुंच पाएंगे। ऐसा सब प्रोजेक्ट शुरू करने की बात है, तो ये तो अभी प्रपोजल स्टेज में है, जब बनेगा तो और आराम से देखेंगे। पेज 11 पे भी स्टेट पॉलिटिक्स के समाचार में आज कुछ काम का नहीं। फिर ये IIM कलकत्ता में उनके चेयरमैन और फैकल्टी के बीच तू में चल रही, काम की नहीं। उत्तराखंड ने सोचा है कि ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के कुछ लेक हैं उसके व्याप को बढ़ाया जाए ताकि उसमें वाटर लेवल थोड़ा कम हो सके वगैरह। क्या व्हाट टू डू फॉर द फ्लैश फ्लड एंड ग्लेशियर लेक फॉर्मेशन, वो तो हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ लिया था, वही मुद्दे इसमें। अभी ये ऐसा टेक्निकल मुद्दे में और घुस के पड़े, नक्शा देख देख के कुछ काम का नहीं, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, आगे बढ़ो। पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज़। एक तो वापस से अलग अलग राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसकी लंबी चौड़ी एक्सप्लेन सीरीज़। कुल मिलाकर बात ये होती है कि 31 दिसंबर का रात का फेस्टिवल से लेके जनवरी में जो अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, मकर संक्रांति, पोंगल वगैरह, और साथ ही अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैली हो रही है जिसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए केस बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक लाइन में वैसे भी समझ में आए, इतनी बड़ी कॉलम देखने का फ़ायदा नहीं। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है कि ये बोइंग 777 वो क्या है, हवाई जहाज़, तो उसका एक ऐसा प्लेन इंजन में आग लग गई जिसके चलते पूरी दुनिया में खौफ फैल गया कि जितने 777 सीरीज़ के प्लेन हैं उसमें कुछ जोखिम है। तो भारत ने इसकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसकी 200 वर्ड की कॉलम लिखी है, तो उसकी चिंता हमको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर जो हम बोइंग 777 एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें जो इंजन है वो किसी और कंपनी का बन रहा है। भाई छोड़ो इसको, कुछ लोग इसकी भी पूरी फोटोग्राफ और 3D एनिमेशन की सब वीडियो सीरीज़ बनाएंगे, काम का नहीं, आगे बढ़ो। गोवा में कैसीनो यानी जुआघर उसकी अनुमति है, लेकिन उनके ज़्यादातर कैसीनो जो ज़मीन पर थे सिटी एरिया में, तो ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा होता था, लोकल लोग उसका कुछ विरोध कर रहे थे, तो धीरे धीरे उनको शिफ्ट किया जा रहा है रिवर कैसीनो। मतलब मंडोवी नदी में बोट हो और बोट में आप जाके बड़ी सी बोट और उसमें जुआ खेलें, लेकिन अगर नदी में पानी में लहरें ज़्यादा हों तो स्वाभाविक है बोट हिलने लगेगी, तो आप पत्ते खेलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, शराब की गिलास पड़ी होगी गिर जाएगी,
वगैरह वगैरह। तो भाई ये क्या एग्ज़ाम के लिए काम का है, छोड़ो इसे। और उसमें से सरकार को ये सब आमदनी होती है और जितनी शराब की बोतलें बिकती है उससे स्टेट एक्साइज एंड वैट कमाने को मिल, भाई वो तो थियरी पता होनी चाहिए। तीसरी सीरीज़ है कर्नाटक में रिजर्वेशन कोटा की डिमांड के बारे में एक्सप्लेन सीरीज़। मैंने आपको आगे भी बताया था कि इसके कोर पॉइंट्स क्या हैं, तो वापस ये पूरा देखें। अगर आप स्टेट सर्विस की तैयारी करें तो इतना पढ़ो, बाकी ये फ़ायदेमंद नहीं। पेज 14 वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ भी काम का नहीं है। अमेरिका से स्पेस में जाने वाली यंगेस्ट पर्सन कौन है, भाई वो अमेरिका की एग्ज़ाम के लिए काम का है, हमारी एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। इजराइल का एक एजेंट जिसने 1,20,000 यहूदियों को इराक से ईरान में आने में मदद की थी, उसका देहांत हुआ। उसका नाम क्या था, अपनी एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। मित्रों ये देहांत हुआ, दुखद है। बहुत सारे शरणार्थियों को भागने में मदद की थी, अच्छी बात है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव अभी क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता। तो रेस का जो घोड़ा होता है उसकी दोनों आँखों पर वो ब्लाइंडर्स लगाते हैं रेस के घोड़े के ऊपर, ताकि उसे सिर्फ अपना ही ट्रैक दिखे, इधर उधर क्या हो रहा है उस पर उसकी नज़र नहीं जाए। आजकल ये यूट्यूब पर फ्री कंटेंट के नाम पर बहुत सारा ऐसा मटेरियल परोसते हैं जो एग्ज़ाम में काम का नहीं, तो हमने काम धंधा छोड़ के वो पढ़ने बैठे। इट इज़ नॉट द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं, पेज 15 इकोनॉमी। बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड क्या है, बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो है बॉन्ड की यील्ड। सपोज़ आपने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा जिस पर कंपनी ने प्रॉमिस किया हो कि आपको 10% ब्याज देंगे, तो कितना मिलेगा, 10 रुपये। तो 10 रुपये डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपये इक्वल यील्ड कितना हुआ, 10%। लेकिन किसी कारण से बीडीए मास्टर ने ये खरीदा हो और वो उसको अचानक इमरजेंसी फंड की ज़रूरत हो, तो ये अपना बॉन्ड बेच के निकलना चाहता हो, तो हो सकता है वो बॉन्ड मैच्योर होने से पहले ही किसी दूसरे इन्वेस्टर मिस्टर जेठालाल को 100 रुपये के फेस वैल्यू वाला बॉन्ड 90 रुपीज़ में बेच दे। और जेठालाल अपने हाथ में ये बॉन्ड रखे, तो उसने इन्वेस्ट कितना किया, 90 रुपीज़, और कंपनी या सरकार उसको ब्याज कितना देगी, 100 रुपये की फेस वैल्यू का 10% यानी 10 रुपये। तो जेठालाल का प्रॉफिट कितना हुआ, 10 डिवाइडेड बाई 90 इक्वल्स 11%। तो उसकी बॉन्ड यील्ड क्या हुई, 11%। तो बॉन्ड तो वही है, लेकिन अगर आप सस्ते में खरीदो तो यील्ड बढ़ जाती है, 10 का 11 हो गया। तो स्वाभाविक है जब बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगे तो कुछ लोगों ने जो शेयर्स खरीदे होते हैं, शेयर अलग चीज़ है, वो लोग सोचे कि मैंने जो शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिख नहीं रही कंपनी की, या फिर कि ये कोरोना के चलते आप जानते हैं ये सब अलग अलग कंपनियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन अब वापस वो गिरने लगेंगे। तो कुछ लोग पहले से ही सोच के कि भागो अब इधर से, तो वो अपने शेयर्स बेचना शुरू करेंगे और उसकी जगह बॉन्ड खरीदने की फिराक में आएंगे कि इधर तो यील्ड बढ़ रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उसका सेंसेक्स क्या करता है, शेयर्स के प्राइस कितने कम ज़्यादा हुए उसको ट्रैक करता है। तो अगर लोग शेयर्स बेचना शुरू करें तो शेयर्स का सप्लाई बढ़ गया, प्राइस गिरने लगेंगे, और वो लोग बॉन्ड में शिफ्ट हो रहे हैं तो सेंसेक्स नीचे गिरने लगेगा। कुल मिलाकर उतनी बात है। हालांकि ये बात भी क्या एग्ज़ाम के लिए काम की है, मेरे हिसाब से काम की नहीं। ये जो बॉन्ड यील्ड है उसकी गोल्ड प्राइस पर, डॉलर प्राइस पर, ऑयल प्राइस पर, शेयर प्राइस पर क्या असर होती है, इस टाइप की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। ऐसे प्रश्न पूछने का कोई ट्रेंड नहीं है। यूपीएससी की आप आईएएस एग्ज़ाम उठाओ या नॉन आईएएस एग्ज़ाम उठाओ, जैसे सीडीएसई एपीएफ वगैरह। हालांकि कुछ प्राइवेट कोचिंग क्लास वाले या तो उनको अनुभव नहीं है, या तो उनको होशियारी मारनी है, या तो उनको आपको डराना है ताकि आप डर जाएं और उनका कोर्स खरीद ले, इसलिए वो ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के फालतू के मॉक क्वेश्चन बनाते रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि डरना नहीं है, ये सब चीज़ें इतनी काम की नहीं। खैर ये बॉन्ड यील्ड और ऑपरेशन ट्विस्ट वैसे मैंने पिछले साल जो विन 20 सीरीज़ की थी उसमें फ्री में पढ़ा दिया था, किसी को पावर पॉइंट के साथ समझना हो कि यील्ड क्या है तो देख लेना। इसके अलावा पेज 15 पर जो भी चीज़ें हैं वो सब वही बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसमें डेडलाइन ये होगी कि नहीं होगी वगैरह, भाई एक बार में पढ़ के हमने ख़त्म कर लिया, आगे बढ़ो। शूटर यानी निशानेबाज मनु बाखर बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली से भोपाल एयरलाइन पे जा रहा था, लेकिन ये एयर इंडिया के स्टाफ ने मेरे साथ बदतमीजी की और मैं तो स्पोर्ट्स के हथियार लेके जा रही थी और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, फिर भी इन लोगों ने मेरा सब कार्गो क्लियर करने के लिए रिश्वत मांगी वगैरह वगैरह। खैर मित्रों ये शूटर मनु बाकर तो वो तो फेमस पर्सन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में उसको गोल्ड मेडल भी मिला है, तो वो ट्विटर पे फरियाद करे और इंडियन एक्सप्रेस वाला लिखे। वरना सोचो एयरलाइंस में कितने ही आम लोगों के साथ कितनी बदतमीजी और कितनी इधर उधर के गलत चार्जेस लगा के आपको लूटा जाता होगा। एनीवेज देन पेज 16 स्पोर्ट्स में भी आज कुछ काम का नहीं। तो ये था मंगलवार का न्यूज़पेपर, और बाकी हम लोग मिलते हैं रात को हवेली पर।